I hope you people are doing very well. I, Shefali Burgaokar, your social science educator, welcomes you all in our YouTube platform that is EduGrown. आज हम पढ़ने वाले हैं 9th NCERT का चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, सेकंड चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज पीपल एज रिसोर्स. आर यू रेडी? चलिए आगे चलिए. पीपल एज रिसोर्स इंट्रोडक्शन देखते हैं हम. देखिए क्या हो रहा था बच्चों, हम एक रफ इंट्रोडक्शन समझते हैं. हमारी कंट्री की पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही थी. ऐसे में गवर्नमेंट, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के पास ना बहुत टेंशन क्रिएट हो गया. उनको ये लगने लगा कि अब इतनी सारी जो पॉपुलेशन है उसको हम कैसे खाना प्रोवाइड करेंगे, कैसे हम एजुकेशन देंगे, कैसे हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे. इन सब में ना वो लोग को बट प्रॉब्लम होने लगी कि कैसे ये सब मैनेज होगा. क्लियर? ये हमको दिखाता है कि पॉपुलेशन बढ़ने का एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट. लेकिन बच्चों ये जो चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स, ये आपको इतनी सारी पॉपुलेशन के होने का कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट बताएगा. ठीक है, ये चैप्टर डील करता है पॉपुलेशन एज रिसोर्स कुछ चीज़ों के साथ, जिसमें ये बोला गया है कि पॉपुलेशन को असेट समझा जाना चाहिए रादर देन लाइबिलिटी. असेट्स क्या होता है? असेट्स होता है संपत्ति. जैसे आपका होता है ना बंगला, कार, ये हमारी सब संपत्ति है. ठीक है, हमारे सारे असेट्स हैं. इन द सेम वे पॉपुलेशन का बढ़ना या बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी असेट बन सकती है रादर देन बोझ बनने के, रादर देन लाइबिलिटी और बोझ बनने के. ठीक है, कैसे बनेगी ये बनेगी प्रॉपर, हम अगर प्रॉपर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी लोगों के एजुकेशन में, लोगों के हेल्थ केयर फैसिलिटी में, लोगों के फूड हैबिट्स में, मतलब फूड में जो इन्वेस्टमेंट होगा अगर वो प्रॉपर वे में होगा तो बच्चा लोग, हमारे कंट्री की पॉपुलेशन एक हमारा रिसोर्स बन जाएगी. ठीक, अब आप लोग सोच रहे होंगे मैम इतना तो समझ आ गया, लेकिन ये जो रिसोर्स है ये हमने ज्योग्राफी में तो कुछ और पढ़ा था, कहीं कुछ और पढ़ा था. एग्जैक्टली, यू पीपल आर एब्सोल्युटली राइट. देखो आगे की लाइन में दिया गया है कि जो रिसोर्स है ना वो एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. उसकी डेफिनेशन डिफ़र करेगी डिफरेंट सब्जेक्ट में. लाइक इकोनॉमिक्स में कुछ और होगी, बायोलॉजी में कुछ और होगी, इकोलॉजी में कुछ और होगी, कंप्यूटर साइंस, ऐसे हर सारे सब्जेक्ट में डिफरेंट होगी. लेकिन अगर हम उसको एक बहुत सिंपल वे में समझे, या तो मैं बोलूँ इकोनॉमिक्स के वे में समझे, तो बच्चा लोग इन सिंपल वे रिसोर्स होता है ऐसी चीज़, रिसोर्स इज समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर ए पर्पस. रिसोर्स एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम किसी ना किसी पर्पस में ला सकते हैं, किसी ना किसी पर्पस के लिए हम यूज़ में ले सकते हैं. ठीक, अब जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन अगर हम प्रॉपर वे में उनके ऊपर एजुकेशन फैसिलिटी, उनको एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की गई हो, हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड की गई हो, तो आपको नहीं लगता वो पॉपुलेशन एक बहुत पॉजिटिव पॉपुलेशन होगी. ठीक है, और वो जो पॉपुलेशन है वो हमें कुछ ना कुछ हमारी कंट्री को कंट्रीब्यूट करेगी. दैट इज समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर ए पर्पस. ऐसे में वो पॉपुलेशन किसी ना किसी पर्पस के काम आएगी, वो हमारी इकोनॉमी में पैसा डालेगी. ठीक है, तो इस वजह से हमने उनको बोला रिसोर्स. ठीक, आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने ये टाइटल, हमने इन द सेंस एनसीईआरटी ने टाइटल क्यों डाला है, दैट इज पॉपुलेशन एज रिसोर्स. चलिए आगे देखते हैं. वाई वी कंसिडर पीपल एज रिसोर्स, क्यों हम लोगों को रिसोर्स कंसिडर करते हैं. देखो सबसे पहली चीज़ जो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखनी है वो ये है बच्चों कि पीपल एज रिसोर्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ वर्किंग पीपल की बात कर रहे हैं. ठीक है, वर्किंग पीपल मतलब जो लोग काम पे जाते हैं. ठीक है, यूजुअली वर्किंग पीपल के एज ग्रुप में लोग आते हैं 15 ईयर्स से लेके 59 ईयर्स तक. क्यों 15 से 59? क्योंकि 15 से पहले बच्चा लोग मतलब बच्चे होते हैं,
लोग बच्चे होते हैं और हमारे कंट्री में जो बच्चे होते हैं उनसे काम कराना वैलिड नहीं है, मीन्स लीगल नहीं है, ठीक। तो 15 के बाद से एज आती है कुछ भी काम करने की, और उसके बाद 60 की एज में रिटायरमेंट हो जाता है, तो आफ्टर 59 कुछ नहीं, ठीक है। तो इस स्लैब में हम कंसिडर करेंगे, वर्किंग स्लैब में 15 से 59 तक के लोगों को। आगे बात करते हैं, पीपल आर कंसिडर एज रिसोर्स। पीपल को रिसोर्स क्यों कंसिडर किया जाता है? क्योंकि वो वर्किंग पीपल हैं। एक तो हमने अभी बात की कि हमने पीपल एज रिसोर्स में वर्किंग पीपल को रखा है, ठीक। अब वर्किंग पीपल है तो ये तो बात है कि यार वो काम कर रहे हैं तो उनमें कुछ ना कुछ तो स्किल्स है, कुछ उनके पास नॉलेज है, ठीक है। नॉलेज टू डू वेरियस थिंग्स, एंड अपने नॉलेज के बेसिस पे वो लोग कुछ इन्वेंट कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे हमारी इकोनॉमी में पैसा आए, ठीक है, पैसा आए और हमारी कंट्री भी अच्छे से चल सके। और दिस हेल्प अस टू यूटिलाइज अदर रिसोर्सेस इफेक्टिवली। ये जो वर्किंग पीपल है ये क्या करते हैं कि इनकी स्किल्स और नॉलेज के बेसिस पे कंट्री के जो अदर रिसोर्सेस हैं उनका भी बहुत अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। क्लियर? इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दैम, जो हमारे बाकी के रिसोर्स है वेस्ट भी नहीं होते हैं इनके स्किल्स और नॉलेज की वजह से। दस विदाउट द ह्यूमन रिसोर्स देयर विल बी नो यूज ऑफ अदर रिसोर्सेस। क्लियर? इससे हमें समझ आता है लोग पीपल एज अ रिसोर्स कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे देखते हैं, ठीक। When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. देखो क्या होता है, जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे ह्यूमन रिसोर्स में अगर हम और उनको नॉलेज प्रोवाइड करें, उनको अपडेटेड नॉलेज दें, उनको अच्छे स्किल्स दें, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी दें, तो बच्चा लोग ये चीज़ क्या कहलाएगी? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब हम पैसों को जमा रहे हैं, ह्यूमन की पूंजी को डबल कर रहे हैं। ये क्या मैं बोली अभी? देखो क्या होता है कि लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है, तो उनको लगता है कि हम हमारे पैसों में से कुछ सेविंग करें और बैंक में डालें, जिससे क्या होगा? हमारा कैपिटल फॉर्मेशन होगी, मतलब हमारी जमा पूंजी बढ़ती जाएगी, ठीक है। इन द सेम वे अगर आपको अच्छी कंट्री की पॉपुलेशन चाहिए है तो हमें उनके ऊपर कुछ इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, आगे की नेक्स्ट लाइन में है, ट्रेनिंग एंड मेडिकल फैसिलिटी। इससे क्या होगा? हम जिस तरह पैसों की हम जमा पूंजी करते जाते हैं, इन द सेम वे ह्यूमन का भी कैपिटल फॉर्मेशन होगा। ह्यूमन भी आगे चल के कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा कंट्री के लिए, ठीक। आगे बात करते हैं, ह्यूमन कैपिटल इज इन वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज। अदर रिसोर्सेज से ह्यूमन कैपिटल बहुत सुपीरियर है। लाइक लैंड, फिजिकल कैपिटल, लैंड भी हमारा असेट होता है, फिजिकल कैपिटल मतलब मनी, ठीक। इन सबसे ऊपर क्या होता है? ह्यूमन होगा, ठीक है भाई। अगर ह्यूमन जो है, अगर इंसान में उतनी क्षमता नहीं होगी, उतना नॉलेज नहीं होगा कि ये जो बाकी के रिसोर्सेस हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है, तो आपको लगता है कि कंट्री अच्छे से चल पाएगी? ना, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है एज कंपेयर टू अदर रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स बाय एजुकेशन एंड मेडिकल केयर कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। देखो हमारे घर पे मम्मी पापा को आपने बात करते हुए सुना होगा, तुम्हारे घर पे एक्चुअली तुम सब बच्चों के घर पे जो मम्मी पापा बोलते हैं कि भाई सैलरी आई है, इसमें से हम कुछ पार्ट ना सेव कर देते हैं, जिससे क्या होगा? बैंक में डालेंगे या पोस्ट ऑफिस में डालेंगे, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में डालेंगे, तो हमें रेट ऑफ रिटर्न्स बहुत अच्छे आएंगे। मतलब हम अगर अभी 2000 रुपये डाल रहे हैं तो हो सकता है हमें आगे चल के 4000 रुपये मिले बैंक में डालने से, तो हमारे रिटर्न्स बहुत अच्छे आते हैं। क्लियर? मतलब हमें कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिल जाता है हमारी सेविंग्स पे। इन द सेम वे अगर हम किसी इंसान पे इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर, मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ केयर, इनके थ्रू अगर हम उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें तो बच्चा लोग वो आगे चल के अपने नॉलेज के सहारे
बहुत अच्छे से पैसा अर्न कर सकता है और हमारी कंट्री की इकोनॉमी में दे सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है। समझ आया? क्या समझ आया कि ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट करने से भी हमें वैसा ही रिटर्न मिलता है जैसा फिजिकल कैपिटल में हम करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, डिड यू नो, बहुत ही अच्छा एक फैक्ट है बच्चा लोग, ये बताता है कि जापान जैसी कंट्री में वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं बच्चा वो बहुत कम है। वो लोग क्या करते हैं, दूसरी कंट्री से नेचुरल रिसोर्स इंपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन वो लोग हेविली इन्वेस्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स पे। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, क्लियर? दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। सो जो जापान कंट्री है वो एजुकेशन और हेल्थ में बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट करती है। वो बाकी के जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स है ना उन सब में नहीं पड़ती है, वो बहुत एजुकेशन और हेल्थ को खूब अच्छा मानती है। ठीक है, वो लोग उस बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने बजट का बहुत ज़्यादा पार्ट एजुकेशन में डालते हैं। ठीक, इससे क्या हुआ है हम सभी जानते हैं, जापान कितना हर चीज़ में आगे निकल गया है, चाहे वो प्रोडक्शन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कुछ भी हो। इवन बच्चा पता है आपको, सोनी कंपनी जो है वो भी जापान से ही है। ठीक, तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, मैन पावर जो है वहाँ का बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया है एजुकेशन और हेल्थ केयर में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? ऐसी एक्टिविटीज जिससे पैसे जनरेट होते हैं। ठीक है, तो उस एक्टिविटीज को कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये मैन और वुमेन अलग अलग कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या होती हैं, आइए देखते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी इन वेरियस सेक्टर्स। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिनके थ्रू मनी कंट्री में आता है वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। ये जो बच्चा टर्शरी सेक्टर है ना, जब मैं छोटी थी तो इसको पता है क्या बोलती थी? टेरिटरी सेक्टर। ठीक है, इसका नाम टर्शरी है, डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, टर्शरी सेक्टर। ओके, फर्स्ट देखते हैं हम प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में होती हैं वो सारी चीज़ें जो हमें नेचुरली मिलती हैं यूजुअली। ठीक है, इसमें आता है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्म, माइनिंग एंड क्वेरिंग। ये क्वेरिंग पता है क्या होता है? क्वेरिंग होता है बड़े बड़े पत्थरों में से छोटे छोटे पत्थरों को अलग करना, जैसे बड़ी बड़ी चट्टानों में से पत्थर निकालना, लाइक एग्जाम्पल लाइम स्टोन, ठीक है, चूना पत्थर, ये होता है क्वेरिंग। तो ये हो गया प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड होती है एक्टिविटीज़ लाइक मैन्युफैक्चरिंग, कुछ बनाना, ये सब सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में आता है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड टूरिज्म। डू रिमेंबर दिस थिंग्स, क्योंकि आपके एग्जाम में MCQs में स्पेशली आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि कौन सा सेक्टर कौन सी एक्टिविटी किस सेक्टर में आती है। ठीक है, सो ये जो सेक्टर है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये डायरेक्ट हमारे कस्टमर से भी जुड़े रहते हैं। ठीक है, और ये टर्शरी सेक्टर में हमारी कंट्री में बहुत लोग इन्वॉल्व भी हैं। आगे देखते हैं, द एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। आगे देखते हैं, दीज एक्टिविटीज़ एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। ये एक्टिविटीज़ से गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं और इससे क्या होता है? मनी जनरेट होता है। मनी जनरेट होता है तो ऑब्वियस है कि हमारी कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ती है। आगे बात करते हैं, दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये जो हमने एक्टिविटीज़ देखी थी अभी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन तीनों एक्टिविटीज़ से, हर एक्टिविटीज़ से पैसा जनरेट होता है और इकोनॉमी में आता है, इसलिए ये एक्टिविटीज़ क्या हुई? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक्चुअली 2 टाइप में होती हैं। ठीक है, पहली होती है मार्केट एक्टिविटीज़, दूसरी होती है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटी, सबसे पहले देखते हैं हम मार्केट एक्टिविटी क्या होता है। सी, मार्केट एक्टिविटी
involves remuneration to anyone who performs, that is activities performed for pay or profit. कोई भी एक्टिविटी जो मार्केट में होती है, ठीक, और वो किस पर्पस से होती है, जो लोगों को, मार्केट में बैठे लोगों को प्रॉफिट हो, ठीक। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये जो महिला हैं, ये जो लेडी है, ये मार्केट में है और मार्केट में सब्जी बेच रही हैं, तो इनका मेन मोटिव क्या है कि भाई मेरी सब्जी बिके और मुझे क्या मिले, पैसा मिले, मुझे उसका प्रॉफिट मिले, अपनी सब्जी के बदले मुझे प्रॉफिट मिले। तो प्रॉफिट के लिए बैठी हैं ये आंटी। तो ये बात सही है, ये बात समझ आई कि मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व दोज एक्टिविटीज़ फॉर विच हम बोल सकते हैं कि रेम्यूनरेशन का आना ज़रूरी है, या पे, या हम बोल सकते हैं प्रॉफिट होना उसमें ज़रूरी है। नेक्स्ट है, दिस इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज। ये 75 गलत लिखा है, ये कुछ नहीं है, ठीक। तो इसमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्लूड होता है और इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज भी आती हैं, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट, नॉन मार्केट एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटीज़ जो मार्केट से रिलेट नहीं करती हैं वो होती है नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना सेल्फ कंजप्शन के लिए, खुद के कंजप्शन के लिए, किसी को नहीं देना, बच्चा लोग खुद ही कंज्यूम कर लेना। एग्जाम्पल लेते हैं, हाँ, सबसे अच्छा हाउसवाइफ का, ठीक है। जो हाउसवाइफ होती हैं वो बच्चा लोग घर पे कितना काम करती हैं, ठीक है, लेकिन उनको उसके बदले कुछ पे मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। जैसे हमने मार्केट एक्टिविटी देखा था, उसमें वो आंटी जो बेच रही थी उनको उसके बदले कुछ ना कुछ पैसे की कमाई हो रही थी। वही नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में कुछ भी नहीं मिलता है। हाउसवाइफ, हमारी मम्मी लोग जो भी हाउसवाइफ होती हैं, मम्मी लोग कुछ तो वर्किंग होती हैं और कुछ तो हाउसवाइफ होती हैं। सो रिस्पेक्ट करना सीखो बच्चा लोग कि ये लोग बिना किसी पैसे के काम करते हैं, एकदम बिल्कुल प्योर हार्टेडली, ठीक है। तो हाँ, तो ये होगी नॉन मार्केट एक्टिविटी। एक और एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी एक बच्चा है, ठीक है, आप में से कोई बच्चा एक गाना गा रहा है सबके सामने, पूरे फैमिली के सामने, ठीक है, वो उसकी नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़, कोई ऐसे पैसों के लिए नहीं गा रहा है, वो जस्ट उसकी अपनी फरमाइश थी, उसने पूरी करी थी, उसकी इच्छा थी, उसने पूरी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक टीचर अपने बेटे को पढ़ा रही है, तो क्या उससे वो पैसा चार्ज करेगी? कहीं नहीं, कभी नहीं, ठीक है। तो ये हो गई एक नॉन मार्केट एक्टिविटी, ठीक। आगे बात करते हैं, दीज कैन बी कंजप्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना इन सिंपल वे, सिर्फ अपने यूज़ के लिए, उसको किसी भी प्रकार से बेचने का नहीं है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी क्या कहलाती है? नॉन मार्केट एक्टिविटी। नेक्स्ट बात करते हैं, ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन देयर इज अ डिविजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिली, ठीक है। ये शुरू से देखा आ रहा है बच्चा लोग कि हमारी कंट्री में मैन और वुमेन के बीच में काफ़ी ग्लैरिंग डिफरेंस हम बोल सकते हैं, ठीक है। हर चीज़ को लेके हमेशा से मैन को ज़्यादा पे किया जा रहा है सर्विसेज में और हर जगह पे, एज़ कम्पेयर टू वुमेन को कम पे किया जाता है। पहले के ज़माने से चला आ रहा है, अभी देखेंगे तो थोड़ा ये जो डिफरेंस है कम हुआ है, बट आज भी बच्चा लोग ये सब एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वुमेन को मैन के कंपैरिजन में आज भी कम आंका जाता है। वुमेन अर्निंग लाइक दैट ऑफ मेल काउंटरपार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। देखो, वुमेन्स को कम क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये डिटरमाइन किया जाता है, ये निकाला जाता है, देखा जाता है कि जो वुमेन्स है उनका एजुकेशन कम होता है एज़ कम्पेयर टू मैन के, ठीक। तो ये ऐसा माना जाता है, इस वजह से वुमेन्स को कम पे किया जाता है मैन के कंपैरिजन में। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज़ ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल बिफोर देम, ठीक है। ये तो हम जान गए हैं कि एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी वजह से मैन वुमेन को डिफरेंशिएट किया जाता है। दैट इज़ वाई एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज़ ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कुछ भी हो, पैसों से रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो, एजुकेशन अगर आपके पास है, अगर आपके पास अच्छी आपने पढ़ाई की, अच्छा दिमाग है, तो आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को ले सकते हो, किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो, ठीक। ये चीज़ इसमें बताई है। नेक्स्ट है, मोस्ट वुमेन यूज टू वर्क इन प्लेसेस वेयर देयर वॉज नो जॉब सिक्योरिटी।
आज भी ऐसा होता है कि बहुत सारी वुमेन्स ऐसी जगह पे जॉब करती हैं जहाँ पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। वुमेन्स के लिए जॉब सिक्योरिटी का होना बेहद ज़रूरी है ताकि वो अपने आप को सेफ फील कर सके और आगे बढ़े। ठीक, इन दिस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट वॉज कैरेक्टराइज बाई इरेगुलर एंड लो इनकम। वुमेन्स को इरेगुलर मतलब बहुत रेगुलरिटी के साथ नहीं पे किया जाता है। कभी कभी 1-2 महीने में सैलरी होगी, कभी नहीं हुई, लेकिन मैन को ऐसा किया जाता है क्योंकि उनको पता है अगर आदमी लोग छोड़ के चले गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो ये तो सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद उनको लो इनकम भी दी जाती है। बेसिक फैसिलिटीज़ वर मिसिंग लाइक मैटरनिटी लीव। मदर जब कोई वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे उसको मैटरनिटी लीव दी जाती है, मतलब मातृत्व अवकाश, माँ बनने के लिए उसको छुट्टी दी जाती है। ठीक है, ये जो मैटरनिटी लीव है, ऐसा देखा गया कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन देती ही नहीं है। ठीक है, अगर प्रेग्नेंट हो गई तो उनको निकाल दिया जाता है, सो ये सही नहीं। ठीक है, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम भी नहीं दिए जाते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में। हाउएवर, यहाँ देखो, हाउएवर सिचुएशन काफ़ी चेंज हुई है। वुमेन विथ हायर एजुकेशन एंड स्किल्स आर पेड एट पार विथ मैन। एट पार मतलब अब एजुकेशन और स्किल्स जो वुमेन्स ने ले लिया है, अडॉप्ट कर लिया है, या उनको एजुकेशन अच्छा मिलने लगा है, इस वजह से वो वुमेन मैन के कंपैरिजन में बिल्कुल एक लेवल पे आ गई हैं। ठीक है, एट पार मतलब एक लेवल पे आ जाना, एक लेवल पे आ गई है पैसा कमाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसकी किस क्वालिटी, मतलब किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसकी क्या क्वालिटी होना चाहिए, ये देखते हैं। ठीक है, ऐसी क्या क्या चीज़ें उस पॉपुलेशन में होना चाहिए जिससे वो एक पॉपुलेशन हमारी कंट्री का एक अच्छा रिसोर्स बन सके। ठीक, फर्स्ट बात करते हैं हम, सी द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन उसकी लिटरेसी, उसने कितना एजुकेशन लिया है, हेल्थ, लिटरेसी रेट, हेल्थ ऑफ ए पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हेल्थ उसकी कैसी है, अगर उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो वो ज़्यादा समय तक रहेगा, जिंदा रहेगा, ज़्यादा समय तक जिंदा रहेगा। और स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। सो क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन, किस क्वालिटी की पॉपुलेशन है, अच्छी है, बेस्ट है, वर्स्ट है, ये सब डिपेंड करता है कि वहाँ पे लोगों में कितना लिटरेसी रेट है, कितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब हेल्थ केयर सिस्टम वहाँ का कैसा है, और स्किल्स उनमें कैसी है। द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। कंट्री की जो ग्रोथ रेट है वो डिपेंड करती है कि कंट्री में कैसी क्वालिटी की पॉपुलेशन है। ठीक है, अगर अल्टीमेटली इन चीज़ों पे अच्छा इन्वेस्टमेंट है तो क्वालिटी बेस्ट होगी और ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन असेट्स। हमने पहले बात की थी पीपल एज रिसोर्स में, हमने पॉपुलेशन को असेट्स माना है, असेट्स मतलब संपत्ति माना है, लेकिन कैसी पॉपुलेशन को माना है, जो पॉपुलेशन लिटरेट और हेल्दी है। हर कोई नहीं भाई, अगर आप इलिटरेट हो और हेल्दी भी नहीं हो तो क्या आप असेट्स या कंट्री के किसी काम आ पाओगे? कभी नहीं। ठीक है, दैट इज़ वाई लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन को असेट माना है। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन। अभी हमने देखा था कि कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन को बढ़िया बनाते हैं। ठीक है, उसमें पहला था एजुकेशन। तो देखते हैं एजुकेशन को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट की, वो है एजुकेशन। एजुकेशन ऑफ नवोदय विद्यालय इन ईच एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। देखो बच्चा लोगों, जब हमने एजुकेशन देना हमारी कंट्री में अच्छे से स्टार्ट किया था, तब फर्स्ट स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया था वो था नवोदय विद्यालय को इस्टेब्लिश करने का। नवोदय विद्यालय क्या होता है? नवोदय विद्यालय होता है स्कूल्स, जो ऐसे स्कूल्स जहाँ पे कम फीस में बहुत अच्छा एजुकेशन दिया जाता है। ठीक है, और इवन ये नवोदय विद्यालय आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय एक ऐसे स्कूल्स है जहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन दिया जाता है, वो भी कम पैसों में। ठीक है, जिससे सबको अच्छा एजुकेशन मिल सके। नेक्स्ट है वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड। वोकेशनल पता है क्या होता है? वोकेशनल मतलब होता है मतलब जॉब से रिलेटेड ऐसा एजुकेशन प्रोवाइड किया गया जिससे लोग फटाक से अर्न करना स्टार्ट कर दें। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं ना जो 12th के बाद नहीं पढ़ पाते हैं,
ड्यू टू देयर फाइनेंशियल कंडीशन और समथिंग, कुछ भी ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो इस वजह से क्या किया गया, उनके लिए कुछ ऐसे वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट किए गए, ऐसे कोर्सेज जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे सके, ठीक है, जिससे वो लोग फटाफट अर्न करना स्टार्ट कर दें विदाउट गोइंग टू कॉलेज। ओके, सो ये था वोकेशनल स्ट्रीम इस्टेब्लिश की गई जिससे एजुकेशन दिया जा सके हमारी कंट्री में। नेक्स्ट है द प्लान आउटले ऑफ एजुकेशन। प्लान आउटले मतलब होता है हर साल कंट्री में बजट बनता है, ठीक है, बजट में कुछ पैसे अलोकेट किए जाते हैं हर चीज़ के लिए। इन द सेम वे एजुकेशन के लिए पहले 151 करोड़ रुपीस जो थे फर्स्ट प्लान में, 5 ईयर्स प्लान हमारे कंट्री में बनते हैं कि कैसे कैसे कंट्री वर्क करेगी, तो उसमें फर्स्ट 5 ईयर प्लान में पहले प्लान में 151 करोड़ रुपए दिए गए थे। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखा गया कि एजुकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से एजुकेशन में और जो था बजट, हमारा पैसेज का बजट जो था उसको बढ़ाया गया, उसको कर दिया गया 3766.990 करोड़ इन द 11th प्लान। 11th प्लान में इसको बढ़ा दिया गया। आगे देखते हैं हम एजुकेशन को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये अगर इस टाइप की अगर आप लाइन एग्जाम में कोट करोगे, एग्जाम में डालोगे, तो बच्चा आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कैसे कि जो जीडीपी था हमारी कंट्री का, जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, लेट्स सपोज ये हमारी कंट्री का मैप है, ठीक है, इसको मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखो, ये ऐसा है हमारे इंडिया, ठीक है, ये हमारी इंडिया की पूरी बॉर्डर है, समझ लो ये पूरा हमारा इंडिया है, ठीक है। अब इसके इंडिया की टेरिटरी के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, जो बेचे जाएंगे, फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज बनने के बाद जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं उनको बेचने के बाद जो वैल्यू आई उसका टोटल कहलाता है जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। उस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 0.64% जो था 1950 और 51 में दिया गया था, ठीक है, एक्सपेंडिचर था 0.64% एजुकेशन के लिए। लेकिन 2019-20 में इसको कर दिया बचा 3.1%। तो आप देख रहे हो एजुकेशन का महत्व इन लोगों ने समझा और इसको बढ़ाया, ठीक है। तो ये हम समझे, इसको बढ़ाया गया एजुकेशन के एक्सपेंडिचर को, बट ये बहुत सालों से ना 3% पे ही टिका हुआ है, स्टैग्नेंट हो गया। स्टैग्नेंट मतलब रुक जाना, रुक गया है 3% पर, ठीक है। क्या एजुकेशन में एक्सपेंडिचर हमारे जीडीपी के परसेंटेज का। नेक्स्ट देखते हैं कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी। एजुकेशन मिलेगी तो पक्का ग्रोथ तो होगी भाई, कैसे होगी, तो एजुकेटेड पर्सन क्या करेगा, बहुत वाइसली चीज़ों पे वर्क करेगा, बहुत वाइसली चीज़ें खरीदेगा, बहुत वाइसली अपना वर्क करेगा, तो इससे बहुत अच्छी अर्निंग होगी और कंट्री की इकोनॉमी बहुत अच्छे से डेवलप होगी, ठीक है। इट एनहांसेस द नेशनल इनकम बहुत अच्छे से बढ़ेगी, ठीक है, हमारी कंट्री की, क्योंकि हमारी कंट्री में एक आदमी अच्छा वर्क करेगा, पैसा लाएगा, तो अल्टीमेटली हमारे नेशन की भी इनकम बढ़ेगी, कल्चर की रिचनेस होगी। अच्छा आदमी अगर पढ़ेगा तो वो अपनी फैमिली को भी पढ़वाएगा, और पढ़ने लिखने से तो बड़ा अच्छा कल्चर डेवलप होता है, ठीक है, तो कल्चर रिचनेस बढ़ेगी। इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट को काम करने भी गवर्नमेंट भी बहुत एफिशिएंटली वर्क कर पाएगी ऐसी पॉपुलेशन के साथ जो एजुकेटेड हो। ओके, देखते हैं नेक्स्ट एजुकेशन। Literacy is needed for citizen to perform their duties and enjoy their right properly. Education क्यों ज़रूरी है? लिटरेसी रेट अगर ज़्यादा होगा तो लोग, सिटीजन्स जो होंगे कंट्री के, वो अपनी सारी ड्यूटीज़ कंट्री के प्रति बहुत अच्छे से निभा पाएंगे, अच्छे से अपने राइट्स, जो 6 उनके फंडामेंटल राइट्स है, उसका भी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। हमारी कंट्री में अच्छे से एजुकेशन देने के लिए एक अभियान चलाया गया था, एक मूवमेंट चलाया गया था। उस मूवमेंट का नाम है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान में सब पढ़े सब बड़े, ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देना, एलिमेंट्री एजुकेशन देना कंपलसरी कर दिया गया था, वो भी फ्री में, ठीक है, सरकारी स्कूलों में, ठीक है। आगे बात करते हैं टू एनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन।
गांव में क्या होता था, बच्चा लोग जो स्टूडेंट्स है वो पढ़ने ही नहीं आते थे, इस वजह से क्या होता था, बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो इनको कैसे स्कूल में बिठा के रखे, इसके लिए एक बहुत फर्स्ट क्लास प्रोग्राम चलाया, वो था उनको खाना प्रोवाइड करने का, मिड डे मील। मिड डे मील मतलब दोपहर का खाना उनको स्कूल की तरफ से दिया जाएगा, जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होंगी, ऐसा खाना होगा जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। उनको ये खाना दिया जाने लगा, जिससे बच्चे स्कूल आने लगे। और ट्रस्ट बच्चा लोग, पता है आपको इससे क्या हुआ, इससे स्कूल में एनरोलमेंट रेशियो जो बच्चों का है वो बढ़ा भी था, ठीक है। तो ये बहुत एक पॉजिटिव स्कीम रही थी गवर्नमेंट की, जिसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। नेक्स्ट है द 12th 5 ईयर प्लान। हमारी कंट्री में प्लान बनाए जाते हैं कि हम आगे क्या करना है, कैसे करना है। हर एक प्लान की जो उनका टाइम पीरियड होता है वो 5 साल का होता है, ठीक है। तो ऐसे में फर्स्ट 5 ईयर के लिए चला, सेकेंड 5 ईयर के लिए, थर्ड 5 ईयर के लिए, ऐसे करते 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 12th 5 ईयर प्लान आया। 12th 5 ईयर प्लान में थोड़ा एजुकेशन पे जोर दिया गया था। उसमें ये बोला गया था कि 12th 5 ईयर प्लान endeavor to raise the country's gross enrollment ratio in the higher education in the age group of 18 से 23। 12th 5 ईयर प्लान का ये उद्देश्य था कि लोग जो हैं, बच्चे जो हैं वो पढ़ने ज़्यादा आए स्कूल में, ठीक है, हायर एजुकेशन में भी। तो इस कौन सी एज ग्रुप के बच्चे, 18 से 23 तक के बच्चे, 18 to 23 ईयर्स के बच्चे आए, और to 25.2% by 2017 and 18 to reach the target of 30% by 2021। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है कि 25.2% जो था हमने पहले एक्सपेंडिचर किया था, जिससे बच्चे ज़्यादा आए कॉलेज में या स्कूलों में, हायर स्कूल में, ठीक है। इसके लिए हमने 25.2% हमने क्या किया था, एक्सपेंडिचर किया था हमारी जीडीपी का, उसको हमने अब बढ़ा दिया, उसको हमने कर दिया 30% अब 2021 में। इससे हमें समझ आ रहा है कि हमने सिर्फ बच्चों एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए काम नहीं किया, बल्कि गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन में भी बच्चों की ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने के लिए, ग्रॉस एनरोलमेंट मतलब प्रेजेंट होने के लिए बच्चों का भी एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। दैट इज़ 25.2% से क्या कितना किया है, 30% तक कर दिया है, ओके। कुछ स्ट्रैटेजीज पर भी फोकस किया है गवर्नमेंट ने, दैट इज़ इंक्रीज एक्सेस मतलब बच्चे पहुंच सके स्कूल तक, ऐसी व्यवस्था की गई। क्वालिटी अच्छी करी स्कूलों की, क्वालिटी पढ़ाई की अच्छी कराई। अडॉप्शन ऑफ द स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन, मतलब ये कि जो स्कूलों में जो स्टेट होते हैं, जैसे सपोज हमारा मध्य प्रदेश एक स्टेट है, महाराष्ट्र एक स्टेट है, यहाँ की बातों को भी जो हमारे बुक्स हैं उनमें डाला गया, करिकुलम चेंज किया गया, मतलब सारे सब्जेक्ट में कुछ कुछ चेंजेस किए गए, पॉजिटिव चेंजेस किए गए, ठीक है, जिससे बच्चों को और अपडेटेड नॉलेज मिले। नेक्स्ट है वोकेशनलाइजिंग एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT से रिलेटेड चीज़ों को भी उनके करिकुलम में डाला गया। नेक्स्ट है डिस्टेंस एजुकेशन। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल में आके नहीं पढ़ सकते, उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन की सुविधा चालू की गई। डिस्टेंस एजुकेशन मतलब आप दूर रह के भी पढ़ाई कर सकते हैं, मतलब स्कूल आपका यहाँ पे है, लेट्स सपोज स्कूल आपका एक ए सिटी में है और आप B सिटी में रहते हैं, तो आप B सिटी से भी A सिटी के स्कूल में पढ़ सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट हुआ, IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये सब स्टार्ट किया गया इसमें 5 ईयर प्लान में। नेक्स्ट बात करते हैं हेल्थ। हम क्या देख रहे हैं, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे अच्छी बन सकती है। पहला हमने देखा एजुकेशन से, सेकेंड हम बात करते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ का क्या रोल है, द इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ ए पॉपुलेशन हैज़ बीन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री। हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट करना प्रायोरिटी है कंट्री की, ठीक है, और अब तो होनी चाहिए। आफ्टर कोरोना कोविड-19 हमने देखा कितनी प्रॉब्लम हुई, तो ये हमारी प्रायोरिटी होनी ही चाहिए, हमारी मतलब गवर्नमेंट की, ठीक है। द नेशनल पॉलिसी ऑफ हेल्थ टू एम्ड एट इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। नेशनल पॉलिसी क्या होती है, ऐसी पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है फॉर हेल्थ पर्पस, मतलब हेल्थ कैसे हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करना है, कौन सी फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड करनी है रिगार्डिंग हेल्थ, ये सब चीज़ों की एक पॉलिसी बनती है। उसमें भी ये बात की गई है कि
हेल्थ केयर की एक्सेसिबिलिटी हो। एक्सेसिबिलिटी मतलब होता है हर एक इंसान की हेल्थ केयर फैसिलिटी, हेल्थ केयर सिस्टम मतलब हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी तक पहुँच हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उन सब की पहुँच हो हॉस्पिटल तक। कुछ होता है तो वो तुरंत हॉस्पिटल जा सके, ठीक है। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम स्टार्ट किए गए, न्यूट्रिशनल सर्विसेज दी गई, सर्विसेज फॉर द अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन दिया गया। India over the last five decades has developed its manpower required in the primary, secondary, tertiary sector. इंडिया ने लास्ट 5 डिकेड्स में डेवलप किया अपने मैन पावर को इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी सेक्टर। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी सेक्टर में उनके मैन पावर बहुत अच्छे से काम करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि हेल्थ बहुत अच्छी इंप्रूव हुई है, और बच्चा अगर हेल्थ अच्छी रहती है ना तो ही इंसान बहुत अच्छे से काम कर पाता है, अदरवाइज वो उतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता। और इंडिया ने ये देखा कि तीनों ही सेक्टर में लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है। इससे समझ आ रहा है कि हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर लोग काम करना चाहते हैं पर उनको काम मिल नहीं रहा है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ लोग काम करना चाहते हैं पर उनको काम मिल नहीं रहा है, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला कि जो लोग काम नहीं करना चाहते और उनको काम नहीं मिल रहा है, नहीं, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है, या हम बोल सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का एक बताने का एक तरीका है, ठीक है। ओके, द वर्कफोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड्स पीपल फ्रॉम 15 ईयर्स से 59 ईयर्स। वर्कफोर्स पॉपुलेशन मतलब वो पॉपुलेशन जो वर्क कर सकती है, वो किस एज की पॉपुलेशन है? 15 से 59 ईयर्स तक, ठीक है। 15 के नीचे बच्चों से काम कराना हमारे यहाँ लीगल नहीं है, और 59 के बाद लोग रिटायर हो जाते हैं। तो यही हमारी जो है वर्किंग पॉपुलेशन है। इसको एक बहुत अच्छा नाम भी दिया इकोनॉमी में, दैट इज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। इसके बारे में आप कभी बाद में पढ़ना। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, बट नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स। हमारी कंट्री में रूरल मतलब गांव में भी अनएम्प्लॉयमेंट है और शहरों में भी अनएम्प्लॉयमेंट है। आप लोग सोचोगे शहरों में कहाँ? हाँ भाई, शहरों में भी है, बहुत है, आए दिन न्यूज़पेपर में दिखता है, ठीक है, और गांव में भी होता है। तो ये दोनों में है अनएम्प्लॉयमेंट, पर उनका नेचर, उनकी जो प्रकृति है वो दोनों ही जगह पे अलग अलग है। आइए देखते हैं कैसे। रूरल एरिया का अनएम्प्लॉयमेंट की पहले बात करते हैं। तो यहाँ 2 टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, एक होता है सीजनल, दूसरा होता है डिसगाइज्ड। चलिए देखते हैं इन दोनों अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में एक एक करके। पहली बात आती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ ऑफ द ईयर। कुछ महीनों में गाँव में लोग जब अपना काम नहीं ढूंढ पाते हैं, उस समय एक अनएम्प्लॉयमेंट आता है हमारे सामने। उस अनएम्प्लॉयमेंट का नाम है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर नाम से ही देखें तो पता चल रहा है कि कुछ सीजन में अनएम्प्लॉयमेंट होना लोगों का वो कहलाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक। आगे बात करते हैं, पीपल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर यूजुअली फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। जो लोग एग्रीकल्चर या खेती से जुड़े हुए हैं, लाइक ये लोग काम कर रहे हैं, ये लोग जो हैं वो मेनली सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करते हैं। देयर आर सर्टेन बिजी सीजन। कुछ सीज़न होते हैं जहाँ पे लोग सो करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, वीडिंग करते हैं, थ्रैशिंग करते हैं, लेकिन ये सब होने के बाद पहले तो सो किया, फिर क्रॉप ग्रो हुई, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। तो क्रॉप ग्रो होने तक तो रुकेंगे ना, फिर हार्वेस्ट आया तो उनको काम करने को मिल गया, फिर काम रुक गया। तो इस तरह से काम मिलता है, काम रुकता है, काम मिलता रुकता है, इस तरह से चलने वाली चीज़ें होती हैं ये, और इसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सर्टेन मंथ्स डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क टू द पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। कुछ महीने होते हैं जो उनको बिल्कुल लोगों को काम नहीं देते हैं, जो खेती में लगे होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसको बोलते हैं छुपी हुई बेरोजगारी, जो पर्दे के पीछे है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या होता है, पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड। लोग इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट में हमें दिखता है कि लोग काम कर रहे हैं पर लोग काम करते नहीं हैं। इस अनएम्प्लॉयमेंट में एक्चुअली होता क्या है, बेसिकली जो लैंड होता है उस पर घर के सपोज 5 लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, घर के 5 लोगों की ज़रूरत है, या लेबर की 5 लेबर्स की ज़रूरत है किसी एक लैंड पर।
वहाँ पर 8 लोग काम कर रहे हैं, तो भाई घर के सारे 8 लोग काम कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि सारे लोग काम कर रहे हैं। अगर इनमें से एक भी चला जाएगा तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि घर 5 लोगों की ज़रूरत होती है, 8 लोग लगे हैं तो 3 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। वो अगर नहीं भी होंगे तो उनसे कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो समझ आया डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हों, ठीक है। ऐसा प्लॉट, ऐसा लैंड का प्लॉट जहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो जिनकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं अर्बन एरिया का अनएम्प्लॉयमेंट। भाई ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है। अर्बन एरिया मतलब शहरों में जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ कॉमन। हमने देखा है कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनको नौकरियों का ना मिलना क्या कहलाता है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। मैनी यूथ्स विथ मेट्रिकुलेशन, बहुत सारे यूथ हैं हमारी कंट्री में जो 10th पास हैं, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है और उनको जॉब नहीं मिलती। ये देखो कैसे बेचारे सारे लाइन में लगे हैं, खड़े हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अर्बन एरिया का अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे लोगों के पास डिग्री वगैरह सब कुछ है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन जॉब ही नहीं है, क्या करें, ठीक है। नेक्स्ट बात आता है इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट अगर है, कहीं पर भी एग्जिस्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं? फर्स्ट इज इट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज। इससे क्या होता है कि जो मैन पावर होती है, रिसोर्सेज वेस्ट होने लगते हैं। मतलब हमारी कंट्री के इतने युवा लोग, पढ़े लिखे लोग अगर कुछ काम ना करेंगे, उनको काम ना मिल रहा हो, तो इससे क्या होगा? उनके पढ़े लिखे होने का कोई मतलब नहीं और ये सब पैसा जो गवर्नमेंट लगाती है एजुकेशन में, सब वेस्टेज हो जाएगा, ठीक। सेकेंड आता है द पीपल हु आर एन असेट बिकम लाइबिलिटी। और जो लोग हमारी कंट्री में संपत्ति बनने वाले थे, कंट्री को कुछ देने वाले थे, वही बोझ बनने लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। जब बच्चा लोग जॉब नहीं मिलती है ना, तो ऐसा लगता है सब खत्म है, ठीक है, सब अब बस हो गया, ठीक है। एंड डिसअपेयर अमंग, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं अमंग यंग पीपल, ठीक है। ये इकोनॉमिक गलत वर्ड लिखा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन। इससे क्या होता है? जो वर्किंग पॉपुलेशन ऑलरेडी काम कर रही है उनको एक्स्ट्रा बर्डन झेलना पड़ता है, ठीक। ये समझ आया? ओके, सारे पॉइंट आई होप समझ आए हों। नेक्स्ट बात करते हैं शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमिक सेक्टर। एम्प्लॉयमेंट का क्या शेयर है इकोनॉमिक सेक्टर में? मतलब जो लोग काम कर रहे हैं वो कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में या हमारी कंट्री में पैसों से मदद करते हैं, मतलब हमारी कंट्री में पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, कितना शेयर है, क्या करते हैं, देखते हैं। इन प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। प्राइमरी सेक्टर में लोग खुद ही काम करते हैं, वो किसी को बाहर वाले को अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर इन द इकोनॉमी। याद रखिएगा बच्चा, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे बहुत सारे लेबर लगे रहते हैं। तो लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी कौन सा है? एग्रीकल्चर है। बट इन रिसेंट ईयर देयर हैज़ बीन अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। पॉपुलेशन देखा जा रहा है कि एग्रीकल्चर पे कम होती जा रही है और वो सर्विस सेक्टर की ओर ज़्यादा मूव हो रही है, ये देखा गया है अभी। तो ये था आपका चैप्टर पीपल एज ए रिसोर्स, यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। एट द एंड हम यही बोलेंगे, पीपल ऑफ द कंट्री असेट्स हैं इंस्टीड ऑफ लाइबिलिटी, बट कंडीशन है कि उनके ऊपर अच्छे एजुकेशन दे, उनको अच्छा एजुकेशन, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी और अच्छा खाना प्रोवाइड किया जाए, तो वो हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू फॉर लैंडिंग योर ईयर्स।